हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 6 नेचर रिसोर्सेज का लेसन नंबर 27 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we are going to read another topic which is what is the source of metals and how do we obtain them. मेटल का सोर्स क्या है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त करते हैं. So let's start. After learning some interesting properties of metals and being aware of their day-to-day importance, you will be definitely motivated to know the source of metals. You will be delighted to learn that Earth crust is the major source of metals. Some metal salts are also present in sea. These salts are also source of certain metals like sodium, magnesium, etc. The constituents of Earth crust which contain these metals or their compounds are known as minerals. At some places, minerals contain a high percentage of a particular metals and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores, and ore taken out from the earth contains a lot of impurities in form of sand and other undesirable materials. In fact, metal is present in these ores in form of a compound. Now getting pure compound of a metal from its ore and finally getting the metal from its pure compound is called metallurgy. Several steps involved in the extraction of metals from their ore are provided in the following chart. तो आप लोगों ने मेटल्स की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है और आप लोग इसके बारे में जरूर अवेयर हो गए होंगे कि मेटल्स का क्या इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में और आप लोग जरूर मोटिवेट हुए होंगे कि आखिर मेटल्स का सोर्स कौन सा हम लोग मेटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं आप लोग को जानकर यह खुशी होगी कि हम लोग जो मेटल का जो मेजर सोर्स है वो हमारा अर्थ क्रस्ट है और ये जो मेटल्स है कि जो सॉल्ट्स है वो सी में भी प्रेजेंट होते हैं ये जो सॉल्ट्स है वो कुछ सर्टेन मेटल्स लाइक सोडियम और मैग्नीशियम की भी सोर्स है अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल और उनके कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स के नाम से जाना जाता है और कुछ प्लेसेस पे जो मिनरल्स है उनका हाई परसेंटेज मेटल्स का और कंटेन है हमारे अर्थ क्रस्ट में और ये जो मेटल्स है हम लोग उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस मिनरल्स को हम लोग ओर्स के नाम से जानते हैं और है जो कि अर्थ क्रस्ट से विथ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो इम्प्योरिटीज होता है वो सैंड और अनडिजायरेबल मटेरियल्स के फॉर्म में होता है इनफैक्ट जो मेटल होता है मेटल में जो ये ओर्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के रूप में हम लोग जो प्योर कंपाउंड है मेटल का वो हम लोग ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फाइनली हम लोग इस मेटल को प्योर कंपाउंड के रूप में एक मेटलर्जी प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करते हैं और हम लोग का जो मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और उन स्टेप्स को नीचे एक चार्ट में दिया गया है Here is the flow chart. Concentration of ore have three division metals of high reactivity, metal of medium reactivity and metals of low reactivity. First we see what is metals of high reactivity. वैसे मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी हाई है उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर मोल्टेन ओर जो प्योर मोल्टेन ओर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसके बाद हम लोग प्योर मोल्टेन उससे प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं नेक्स्ट वन इज मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी and we get carbonate ore and sulfide ores from the process of calcination and roasting. Then we get oxide of metals and reduction to metal and the final stage is purification of metal. The third one is metal of low reactivity. We obtain sulfide ores. Then there is a process which is roasting. Then we get metal which we later refine it. After understanding the activity series, you can broadly consider metals in three categories. आप लोग को ये जो एक्टिविटी समझने के बाद आप लोग ये कंसिडर कर पाएंगे कि जो मेटल्स है उन लोग उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं
लोअर पार्ट ऑफ एक्टिविटी सीरीज दैट इज मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो एक्टिविटी सीरीज के लोअर पार्ट में जो भी मेटल है वो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं। द मिडल पार्ट ऑफ एक्टिविटी सीरीज मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल पार्ट में जो भी मेटल्स है वो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं। टॉप पार्ट ऑफ एक्टिविटी सीरीज मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और जो एक्टिविटीज सीरीज के टॉप में है वो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। Metals in the lower part of the activity series are very unreactive. For example, mercury, which is obtained as HgS, Kinnabar can be extracted easily. वैसे मेटल्स जो लोअर पार्ट है एक्टिविटी सीरीज के वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इट मीन्स वो अनरिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मरकरी है हम लोग उसको HgS यानी कि मरकरी सल्फाइड के रूप में उसको ऑब्टेन करते हैं, कितना बार उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो लो रिएक्टिव है। हेयर इज मर्क्यूरिक सल्फाइड react with oxygen and then we heat it, we get mercuric oxide and sulfur dioxide। हम लोग इसे क्या प्राप्त करेंगे? mercuric oxide and sulfur dioxide। On further heating, HgO is decomposed in mercury and oxygen। उसको हम लोग फिर से जब हीट करेंगे तो हम लोग का जो HgO है वो डिकम्पोज हो जाएगा मरकरी और ऑक्सीजन में। Metals in the bottom of activity series like Ag, Au, etc. are less reactive and are found in native state. No doubt some of them are also found in combined state। तो जो ये एक्टिविटी सीरीज का जो मेटल्स है जो बॉटम में है जैसे कि Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, ये सब जो है वो लेस रिएक्टिव है और ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ कुछ ये जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। The metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, etc. are moderately reactive. They are present as well as sulfide or carbonate in nature. Prior to reduction, these ores are converted into oxides as it is easy to reduce metal oxides। तो जो वैसे मेटल्स जो मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, लीड, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव है। ये अजवली सल्फाइड और कार्बोनेट के नेचर में पाए जाते हैं और इनका जो रिडक्शन है इनके जो ओर्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड्स में और ये जो मेटल्स है वो रिड्यूस होकर मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ जिंक वी गेट फॉलोइंग रिएक्शन। हम लोग जो जिंक का जो रिएक्शन देखने वाला हम लोग उससे क्या प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। हम लोग जब जिंक को रोस्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ जिंक सल्फेट को तो हम लोग क्या पाएंगे? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे हम लोग जब कैल्सिनेशन के साथ जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर reduced टू corresponding metal यूजिंग कार्बन। जो मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो reduced हो जाते हैं corresponding मेटल के साथ कार्बन को यूज करके। यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो जिंक है वो अलग हो गया और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। Here ZnO is reduced to Zn। You are already familiar with process of oxidation reduction chapter 4. Obtaining metal from their compounds in always a reduction process. We also use displacement reaction for reduction of metal oxide। तो यहाँ पे जो ZnO था यानी कि जो जिंक ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया जिंक में और आप लोग पहले से फैमिलियर हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से जो कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में पहले डिस्कस कर रखा है। हम लोग जो मेटल को उसके कंपाउंड से ऑब्टेन करते हैं वो एक रिडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। हम लोग रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड है उसका हम लोगों ने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया तो हम लोग को क्या ऑब्टेन हुआ? आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज थर्माइट प्रोसेस एंड इज वेरी यूजफुल इन बिल्डिंग ऑफ रेल ट्रैक्स और अदर हेवी मशीनरीज। तो ये इस टाइप का जो रिएक्शन है वो थर्माइट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है और ये रेलवे ट्रैक्स और हेवी मशीनरीज को भी बिल्ड करने में हेल्पफुल है। Metal at the top of activity series are highly reactive. These metals have high affinity
for oxygen and therefore cannot be obtained by reduction with carbon. These metals such as sodium, potassium, magnesium are obtained by the process of electrolysis of their molten state. Even aluminium is also obtained by electrolysis of its oxide, aluminium oxide. Sodium is obtained by electrolysis of its molten state, sodium chloride. तो जो मेटल है वो टॉप एक्टिविटी स्टेज के जो टॉप में वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये जो मेटल्स है इनका जो एफिनिटी होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई होता है, इसलिए इनका जो हम लोग ऑब्टेन करने का तरीका हम लोग कार्बन के साथ इसको रिड्यूस करके नहीं कर सकते। ये ऐसे मेटल्स जो कि सोडियम हो गया, पोटेशियम और जो मैग्नीशियम है उनको ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, उनके मोल्टन स्टेट से। इवन जो एल्यूमिनियम है वो भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स ऑक्साइड मीन्स उसके ऑक्साइड को हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करें तभी हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। सोडियम है वो भी ऑब्टेन हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू उसके मोल्टन स्टेट से, सोडियम क्लोराइड के। और इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैथोड से हम लोग कैसे उसको पास करवा के सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, और यहाँ पे एनोड से कैसे यहाँ पे इसकी क्लोराइड को कर रहा है। केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, वी हैव अनदर टॉपिक। जो नॉन मेटल्स है उनका केमिकल रिएक्शंस क्या है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड सम कॉमन एसिड्स एंड बेसिस। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग और बर्निंग टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटल्स है वो ऑक्सीजन, वाटर और कुछ कॉमन एसिड्स के और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। जो नॉन मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हीट और बर्न होने पे, और फॉर्म करते हैं किस चीज को, ऑक्साइड्स को। यहाँ पे जो हमारा सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो जब रिएक्ट किया तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। मेनी नॉन मेटल्स फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड, और बहुत सारे जो नॉन मेटल्स है वो एक से ज्यादा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑन बर्निंग फॉर्म्स carbon monoxide, which is a neutral oxide. However, in ample supply of air, carbon forms carbon dioxide, which is an acidic oxide. तो कार्बन को जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। वैसे जो हम लोग थोड़ा सा जो कार्बन का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को बढ़ाते हैं, एम्पल करते हैं, तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है। And here is the formula of getting carbon monoxide and carbon dioxide. नाइट्रोजन फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन है वो सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस N2O न्यूट्रल। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसका फॉर्मूला है N2O और ये न्यूट्रल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये भी न्यूट्रल होता है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 ये एसिडिक है नेचर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एसिडिक है। डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड N2O4 एसिडिक है। डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5 एसिडिक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम लोग नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के नेचर को देखेंगे। इन जनरल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर और आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स। तो जनरली जो ऑक्साइड्स है नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड विद वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसको वाटर के साथ मिला दिया जाए तो वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उसको हम लोग जब वाटर के साथ रिएक्ट करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड विद वाटर। जो हमारा डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है वाटर के साथ। H2SO4 and HNO3 are very important acids and play very important roles in industry. जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 and नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड्स है, और इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। Due to their acidic nature, many non-metal oxides directly react with bases to form salts. तो क्योंकि उसका एसिडिक नेचर होता है तो जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स है वो क्या करता है, डायरेक्टली रिएक्ट करता है बेसिस के साथ और सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा कुछ यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, हमारा SO2 NOH के साथ रिएक्ट करता है तो Na2SO3 और H2O का प्रोडक्शन होता है। SO3 NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो Na2SO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, और CO2 है जो हमारा NaOH के साथ फिर से रिएक्शन किया तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है H2O के साथ। मीन्स सब में वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है।
Halogens F, Cl, Br, Ir also nonmetals and they react with metals to form halides. For example, NaCl, NaBr, KCl, KBr, Ki. Important source of these halides is C. Oxides of halogens are not very important as compared to their salts. NaCl, which is obtained from C, is used as a raw materials for the manufacture of many important chemicals. Halogens है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी नॉन मेटल्स है और वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ हैलाइड्स को फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हैलाइड्स का सी। और जो ऑक्साइड्स है हाइड्रोजन्स के वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके सॉल्ट्स के कंपेयर में। और जो सोडियम क्लोराइड है वो सी से ऑब्टेन किया जाता है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है जिसका हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स के लिए। एंड इट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 27.3 ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। Some important use of metals and non-metals. Now we have to study. That is, हम लोग यहाँ पे metals और non-metals के कुछ importance को पढ़ने वाले हैं, इसके यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर पुट टू मेनी यूजेस विच आर बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स है और जो नॉन मेटल्स है उनका बहुत सारे यूजेस है उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी यूजेस ऑफ मेटल्स। Many metals like iron, copper and aluminium are used to make containers. बहुत सारे metals है जैसे कि iron, copper और aluminium, उनको हम लोग containers बनाने के लिए use करते हैं। Metals like copper, aluminium, iron and stainless steels are used to make utensils and fry pans. तो कुछ metals है जैसे कि copper, aluminium, iron और stainless steel हम लोग इसको बर्तन बनाने और fry pans बनाने में use करते हैं। Ductile metals like copper and aluminium are used for making electrical wires. Steel ropes are used in cranes to lift heavy objects in making bridges. तो जो डक्टाइल मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम जिसको हम लोग एक वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये किस चीज के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने में। और ये स्टील रोप्स का वर्क करता है जो कि क्रेन्स को मदद करता है ब्रिज बनाने में, हेवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर उठाने में। आयरन एंड स्टील आर यूज टू मेक मशीन्स। और जो हमारा आयरन है और जो स्टील है मेटल वो हम लोग मशीन्स को बनाने में यूज करते हैं। जिंक, लीड, मरकरी, लिथियम आर यूज टू मेक सेल्स एंड बैटरीज। जो जिंक है, लीड है या फिर मरकरी, लिथियम है वो हम लोग को सेल्स बनाने में और बैटरीज बनाने में उसका यूज करते हैं। Malleable metals like iron and aluminium are used to make sheets which are used for various construction purposes. वैसे malleable metals जैसे कि आयरन है और एल्यूमिनियम है जिसको हम लोग बीट करके शीट में चेंज करते हैं, तो ये किस चीज में यूज होते हैं, शीट बनाने में, जो कि हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन पर्पज से इसका यूज करते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरीज ड्यू टू देयर लस्टर, हाई मेलेबिलिटी एंड इनर्ट नेचर। तो हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर और प्लैटिनम है हम लोग इन मेटल्स को ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं क्योंकि ये लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं और ये हाई मेलेबिलिटी होती है इनके पास होता है, मीन्स ये बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं और इनका जो नेचर होता है वो इनर्ट होता है। Alloys of different metals and non-metals are used for various purposes. Example, stainless steel for making utensils. जो different metals का जो alloys होते हैं और non-metals का वो बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील को हम लोग utensils बनाने में यूज करते हैं। Uses of non-metals. Hydrogen is used in manufacturing of ammonia gas, which is further used in the manufacturing of urea fertilizer. जो हाइड्रोजन है हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं उससे अमोनिया गैस का, जिसको हम लोग फिर से उसको यूज करते हैं यूरिया के मैन्युफैक्चर के लिए, जो कि एक फर्टिलाइजर का टाइप है। Hydrogen is a constituent of many industrial fuels like water gas, CO plus H2 and coal gas H2 plus CH4. जो हाइड्रोजन है बहुत सारे इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के रूप में काम करता है, ये कंस्टिट्यूएंट है। जैसे कि वाटर गैस के साथ इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि हमारा जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ फ्यूल के रूप में वर्क किया, या फिर जो कोल गैस है हाइड्रोजन और मीथेन के साथ इसने फ्यूल्स का
काम किया। सिलिकॉन इज यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स, चिप्स फॉर कंप्यूटर्स एंड फोटोवोल्टाइक सेल्स। जो सिलिकॉन है वो ट्रांजिस्टर्स और चिप्स कंप्यूटर्स के बनाने में हेल्प करते हैं, और ये फोटो वोल्टाइक सेल्स को भी हम लोग इससे बनाते हैं, इसका यूज करते हैं। सिलिकॉन इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री टू डी ऑक्सीडाइज स्टील एंड इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील। जो सिलिकॉन हमारा जो सिलिकॉन नन मेटल है, हम लोग उसको यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्री में, स्टील को डीऑक्सीडाइज करने में, और ये प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी का रेसिस्टेंट कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील, मीन्स इसमें कोरोजन नहीं होता है। Most of the phosphorus is used for making phosphoric acid H3PO4, which is used in the manufacturing of phosphate fertilizers. तो जो हमारा ज़्यादातर जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा जो H3PO4 है, H3PO4 जो कि हम लोग यूज करते हैं इसको फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में। व्हाइट फॉस्फोरस एज P4S3 इज यूज्ड इन द मैच इंडस्ट्री। जो व्हाइट फॉस्फोरस है P4S3, हम लोग उसको मैच इंडस्ट्रीज में मैचेस बनाने में यूज करते हैं। Phosphates are added to the detergents as they help in the removal of dirt from soiled clothes. जो phosphates है वो डिटर्जेंट्स में ऐड किए जाते हैं, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है, तो हमारे जो कपड़ों में मिट्टी लग जाता है या फिर जो गंदगी लग जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। सल्फर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल फंगस एंड पेस्ट। जो सल्फर है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है फंगस और पेस्ट को कंट्रोल करने में। सल्फर इज यूज्ड in the manufacturing of gunpowder, which is an intimate mixture of sulfur, charcoal, and potassium nitrate. जो सल्फर है वो मैन्युफैक्चरिंग गन पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है, जो कि एक इंटीमेट मिक्सचर है सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का। Most of sulfur is converted into sulfuric acid, which is called the king of chemicals and is used to make variety of other chemicals. तो जो सल्फर है वो जो मोस्ट ऑफ द सल्फर है वो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं अदर केमिकल्स को वैरायटी को बनाने में। वेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। जहाँ पे नहीं दिखता वहां पे जूम करें या फिर पॉज कर देख लें। यहाँ से आंसर स्टार्ट है। थैंक यू एवरीवन।